नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोस पर। आज हम लोग अप्रैल मंथ में फर्स्ट वीक को कवर करने वाले हैं। आप लोग को पता है कि हम लोग काफी टाइम से पीआईबी को कवर कर रहे हैं और आज जो है हम लोग वीकली सेशन को लेने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज के बहुत बेहतरीन सेशन को। आप लोग मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, दीपक इंदौरा ऑफिशियल, आप लोग मुझे यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाती है, इसके साथ में ही अदर जो क्विज है वो भी आप लोग को यहाँ पर अवेलेबल हो जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए आज हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले इंपैक्ट ऑफ अंटार्कटिक आइस मेल्टिंग ऑन ओशन करंट। जैसे कि आप लोग को पता है कि अभी हम लोग जो है वो गुजर रहे हैं क्लाइमेट चेंज से, और क्लाइमेट चेंज होने के कारण धीरे धीरे जो है वो जितनी भी बर्फ वगैरह है, अंटार्कटिका की जो आइस है वो क्या कर रही है, मेल्ट कर रही है। फिर हम लोग बात करेंगे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की 2023 के बारे में। रिसेंटली इसको अनाउंस किया गया है। हम लोग जो विदेशों से व्यापार करते हैं इतने इसमें कितना घाटा हुआ है, कितना इजाफा हुआ है, कितने देशों से हम लोग क्या व्यापार करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये सभी जो है वो इसके अंदर बताया गया है। इसके साथ में ही कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस की भी हम लोग बात करने वाले हैं। फिर हम लोग बात करेंगे FOIP की, मतलब फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक जो ट्रेड है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जापान न्यू प्लान फॉर फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक के बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर देखिए नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान है 2022 से लेकर 2027 तक, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और फिर हम लोग बात करेंगे कि इंडिया सेलिब्रेट 50 सक्सेसफुल ईयर्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। तो आप लोग को पता है कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो 1973 के अंदर शुरू किया गया था और टोटल 50 ईयर जो है इसके कंप्लीट हो चुके हैं। शुरुआत करते हैं हम लोग फर्स्ट टॉपिक के साथ में। सबसे पहले आप लोग देखिए कि जितने भी ओशंस करंट हैं, महासागर धाराओं पर अंटार्कटिक की बर्फ पिघलने के क्या प्रभाव हैं। तो ओशंस करंट जो होती हैं इनका पहले आप लोगों को एक फॉर्मेशन जो है वो समझना पड़ेगा कि जब भी हम लोग एक वर्ल्ड के मैप को समझते हैं तो वर्ल्ड के मैप में ये तो है हमारी मेडिटेरियन लाइन, जिसको हम लोग कहते हैं कि भूमध्य रेखा हम लोग कहते हैं, और ये है हमारी ग्रीनविच लाइन। तो जब भी हम लोग ओशन करंट की बात करते हैं तो ओशन करंट जो है वो नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर क्लॉकवाइज जो है वो मूव करती है, जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करती है। लेकिन जो पोल से, जैसे नदर्न पोल है और साउथ पोल है, यहाँ पर जितनी भी आइस है वो पिघल कर फिर इस ओशन करंट के अंदर आकर मिलती है, जिससे इनका पानी जो है वो ठंडा हो जाता है। लेकिन क्या इसका कोई प्रभाव पड़ सकता है, आगे हम लोग इसमें जो है वो देखने वाले हैं। तो कॉन्टेक्स्ट हम लोग देखेंगे, बैकग्राउंड हम लोग देखेंगे, फाइंडिंग्स ऑफ स्टडीज के बारे में हम लोग देखेंगे, और ओशन सर्कुलेशन जो है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए एक नए अध्ययन के अनुसार अंटार्कटिक बर्फ की चादर के तेजी से पिघलने के कारण वैश्विक तापमान, समुद्री खाद्य श्रृंखला और बर्फ की अलमारियों की, यानी कि बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं कि जो शीट्स हैं वो धीरे धीरे पिघल रही हैं, और उससे महासागरों का जो वाटर लेवल है उसमें भी थोड़ा इंक्रीज जो है वो देखने को मिल रहा है। महासागर धाराएं गुरुत्वाकर्षण, हवा और जल घनत्व के द्वारा संचालित समुद्र की जल की निरंतर, और जो है बेसिकली आपको ये देखना पड़ेगा कि जितनी भी ओशन करंट मूव करती हैं वो बेसिकली ग्रेविटी, इसके साथ में उनकी डेंसिटी होती है, वाटर की डेंसिटी होती है, और जो अर्थ का मूवमेंट है उनके कारण वो जो है मूव कर पाती है। अब सबसे बड़ा रीजन ये है कि जैसे जैसे हम लोग देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज के कारण एक टेम्परेचर जो है उसके अंदर इंक्रीज आया है, कार्बन का जो एमिशन है वो बढ़ चुका है, तो यहाँ पर जो पानी की डेंसिटी है उसमें भी काफी चेंजेस हमको देखने को मिल रहे हैं। अब देखिए कि जैसे जैसे हम लोग गर्म क्लाइमेट की बात करते हैं, हम लोग जैसे बात करते हैं कि क्लाइमेट चेंज होने के कारण जितना भी जो आइस वगैरह है वो मेल्ट कर रहा है। अब इसमें होगा क्या कि अंटार्कटिका की जो बर्फ है वो तेजी से पिघल रही है, और जैसे पिघलने के कारण जितना भी जो अंटार्कटिक जैसे उसके नजदीक जो भी ओशंस हैं उसके अंदर इजाफा हो रहा है, उसके पानी के अंदर इजाफा हो रहा है। अगर इजाफा होगा तो वहां की जो डेंसिटी है, जैसे सैलिनिटी की हम लोग बात करें, डेंसिटी की हम लोग बात करें, तो सैलिनिटी जो है वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगी, है ना। तो डिक्रीज होगी, जैसे मान लीजिए कि एक नदी है, नदी जब समंदर में जाकर मिलती है, किसी भी ओशियन के अंदर जो है किसी भी सी के अंदर जाके मिलती है, तो नदी का पानी तो मीठा रहता है, और जब वो किसी ओशन के अंदर जाके मिलती है तो ओशन जो है वो खारा रहता है, ठीक है। लेकिन जहां पर नदी जाके मिलती है वहां पर जो सैलिनिटी है वो अक्सर कम देखी जाती है, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग डेंसिटी की बात करेंगे तो डेंसिटी जैसे कम हो जाएगी, उसके कारण ये पूरा का पूरा इफेक्ट जो है वो ओशन करंट का देखने को मिलेगा। खास तौर पर उत्तरी अटलांटिक में गिरावट की दर से, दोगुनी दर से अंटार्कटिक में गहरे पानी का संचलन जो है बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि 2050 तक 40% तक कम हो जाएगा। ओशन करंट आप लोग को समझना पड़ेगा कि ओशन करंट अगर नदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो एक सर्कुलर मोशन में होती है, और ये सर्कुलर मोशन होता है क्लॉकवाइज। तो ये क्लॉकवाइज तभी हो पाता है जब तीन चार फैक्टर जो है वो एक साथ मिलकर काम करते हैं, जैसे वाटर की डेंसिटी है, सैलिनिटी है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, ये सब, और इसके साथ में अर्थ की रोटेशन है।
तो ये बताया जा रहा है कि स्टडीज के अंदर कि अगर इसी तरीके से डेंसिटी और सैलिनिटी के अंदर चेंजेस आते रहे तो 40% तक ये साइकिल जो है इसको इफेक्ट करेगा 2050 तक। खाद्य श्रृंखला की हम लोग बात करें, फूड चेन की हम लोग बात करें, तो जब हम लोग पूरे की पूरे साइकिल को बदलने की बात करते हैं तो फूड चेन जो है, जैसे हम लोग कहते हैं कि सी फूड के लिए, तो सी फूड के लिए पूरी की पूरी चेन जो है वो क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। एक यहाँ पर एक जो है टर्म लिखी हुई है जिसको हम लोग कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन। तो प्लैंक्टन बेसिकली क्या होता है कि जो मछलियां वगैरह होती हैं, फिशेस होती हैं, इनको खाती हैं। फाइटोप्लैंक्टन जहां पर सूर्य का प्रकाश पहुंचता है समुद्र के अंदर, वहां पर जो है इनका प्रोडक्शन होता है, तो सीधे तौर पर इसको भी जो है इम्पैक्ट कर सकती है। मतलब बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जहां पर इसको जो है पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है, ओशन इकोसिस्टम है, वो इम्पैक्ट हो जाएगा। तो वातावरण में अगर मान लीजिए कि हम लोग CO2 को ज्यादा रिलीज कर रहे हैं, तो CO2 को रिलीज करने से टेम्परेचर जो है वो ऑटोमेटिक इंक्रीज होगा और उससे ग्लेशियर जो है वो पिघलने लगेंगे। और देखिए, CO2 जो है वो जब भी एमिट होती है तो उसके बराबर उसका एब्जॉर्प्शन होना चाहिए। जब भी जितनी मान लीजिए कि 10 केजी जो है वो CO2 रिलीज की गई है और 10 केजी जो है CO2 को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, जब मान लीजिए कि हमने पेड़ वगैरह लगा दिए हैं, तो पेड़ वगैरह लगाने से वो क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर कार्बन न्यूट्रलिटी है, जितना यहाँ पे एमिशन किया गया है उतना ही एब्जॉर्ब कर लिया गया है, तो इसको हम लोग कहेंगे कि कार्बन न्यूट्रलिटी है। तो हमको कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ जो है वो धीरे धीरे बढ़ना पड़ेगा, तब जाकर ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सकती है। आप लोगों ने कई बार न्यूज के अंदर देखा होगा कि एक गांव जो है वो कार्बन न्यूट्रलिटी का गांव बन जाता है, विलेज जिसको हम लोग कहते हैं कार्बन न्यूट्रल विलेज। वहां पर भी ऐसा ही होता है कि जितनी भी CO2 एमिशन हो रही है, वहां के पेड़ पौधे इतने उगा दिए गए हैं कि जिससे वो CO2 जो है एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक उसी ट्रैक पर जो है वो हम लोग को चलना पड़ेगा। यहाँ पर ये जो आप लोग देख रहे हैं, इसमें ओशन करंट का एक फ्लो जो है वो दिखाया गया है। ये फ्लो जो है वो बेसिकली इस तरीके से बिगड़ चुका है, मतलब इफेक्ट जो है वो इस तरीके से हो सकता है आगे आने वाले टाइम में। इसका जो सोर्स है वो है नासा। नासा आप लोग को पता होगा कि अमेरिकन जो है स्पेस एजेंसी है। तो ये जो आप लोग रेड कलर के अंदर देख रहे हैं, ये है वार्म वार्म जो है सरफेस फ्लो है, और ये जो ब्लू में आप लोग देख रहे हैं ये है कूल सब सरफेस फ्लो, यानी कि गर्म पानी जो है वो हमेशा ऊपर की तरफ बहता है और ठंडा पानी हमेशा नीचे की तरफ बहता है। अब यहाँ पर फ्लो जो है वो तो होना चाहिए था क्या, क्लॉकवाइज जो है वो होना चाहिए था फ्लो, लेकिन ये थोड़ा सा क्या है कि जैसे ही हम लोग देखते हैं कि ओशियंस के प्रॉपर्टीज अगर थोड़ा सा चेंजेस होती हैं तो इस पर भी इफेक्ट पड़ता है। तो सीधी सीधी बात है कि हम लोगों को कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ बढ़ना पड़ेगा। आगे देखिए, हम लोग बात करेंगे फॉरेन जो है ट्रेड पॉलिसी के बारे में। रिसेंटली 2023 की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है इसको अनाउंस किया गया है। बेसिकली हम लोग इसमें पिलर्स की बात करेंगे कि नए पिलर जो है वो इसमें स्थापित किए गए हैं। कौन कौन से पिलर्स हैं अभी हम लोग देखते हैं। देखिए, एक फाइनेंशियल ईयर आप लोग को समझना पड़ेगा। जब भी एक फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक ये फाइनेंशियल ईयर चलता है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि जो एग्रीकल्चर का ईयर है वो कब से कब तक चलता है। तो रिसेंटली 1 अप्रैल 2023 से नई जो है वो एक फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है इसको लॉन्च कर दिया गया है। ये लागू भी इसी दिन से जो है हो जाएगी। इसको लॉन्च किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ये जो पॉलिसी है ये 2030 तक जो है वो चलने वाली है। इसमें अब क्या होगा कि अब इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको हम लोग $5 ट्रिलियन तक जो है वो पहुंचाना चाहते हैं। अभी जो है वो हम लोग 2.5 तक पहुंचे हैं, है ना। आप लोग को पता है कि हम लोग जो 2.5 3.5 तक ऑलमोस्ट जो है वो पहुंच चुके हैं, लेकिन हम लोग को $5 ट्रिलियन तक जो है वो पहुंचाना है। और खास तौर पर हम लोग अगर एक्सपोर्ट की बात करें, निर्यात और इंपोर्ट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करें, तो वहां पर हम लोग $2 ट्रिलियन तक जो है वो हम लोगों ने लक्ष्य निर्धारित किया है। तो अगर वो टारगेट डिसाइड किया है तो उस पर पहुंचने के लिए हमको एक पॉलिसी ऐसी चाहिए जिसमें कोई भी जो है वो हर्डल्स ना हो। तो एक ट्रेड पॉलिसी इज गवर्नमेंट पॉलिसी दैट अफेक्ट्स द नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ए कंट्री एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो बेसिकली जिस देश की जो भी पॉलिसी होती है वो उसकी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को जो है हमेशा जो है इंपैक्ट करती है। जैसे कई बार हम लोग देखते हैं कि लिबरलाइज जो कंट्रीज होती हैं, जहां पर टैक्स फॉर्म बहुत जो है लिबरल होता है, तो वहां पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है करना आसान होता है। अगर हम लोग 1991 से पहले इंडिया के अंदर ही देखें तो हमारे यहाँ पर जो है काफी हार्ड रूल थे, क्लोज इकोनॉमी जो है वो हमको कहा जाता था। लेकिन 1991 के अंदर हम लोगों को ये लगने लगा कि हम लोगों को अपनी इकोनॉमी को जो है ओपन इकोनॉमी कन्वर्ट कर देना चाहिए। उसके बाद में ही इंडियन जो है, यानी कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो लिबरल इकोनॉमी के अंदर कन्वर्ट होती है और इंडिया के अंदर फिर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना जो है वो बहुत आसान हो जाता है। चलिए, अगर हम लोग सिग्निफिकेंस ऑफ देखें फ्री ट्रेड पॉलिसी के बारे में, तो सबसे पहले इसको क्या होगा कि एक्सपोर्ट के अंदर प्रमोशन होगा। देखिए, एक्सपोर्ट इंसान तब कर सकता है जब उसको एक्सपोर्ट के बदले जो पैसा मिलने वाला है वो ज्यादा रकम में हो।
जैसे आप लोग ये देखिए कि डी एवल्यूशन की हम लोग बात करें, है ना, जैसे मान लीजिए कि रुपए जो है अगर वो मजबूत हो जाता है, रुपए जो है वो बहुत ज्यादा मजबूत होता है, तो मजबूत होने से क्या होगा कि डॉलर के मुकाबले हमको जो पेमेंट मिलता है वो लगभग लगभग इक्वल मिलता है। तो इससे हम लोगों को क्या होता है कि एक्सपोर्ट के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प मिलना शुरू हो जाती है। जैसे मैं आप लोग को एक एग्जांपल बताता हूं कि $1 बराबर अगर मान लीजिए 60 रुपए है, ठीक है, और $1 बराबर अगर मान लीजिए 80 रुपए है, तो आप लोग इसमें क्या सोचते हैं कि इंपोर्ट जो है यानी कि एक्सपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा या घटेगा? एक्सपोर्ट बढ़ेगा या घटेगा? देखिए, अगर मान लीजिए 60 रुपए से वो 80 रुपए आ जा रहा है, तो इसके अंदर जो है वो एक्सपोर्ट हम लोगों के लिए बढ़ जाएगा इसके अंदर, है ना। हम लोग जो है वो जब भी कुछ एक्सपोर्ट करेंगे तो वो जो $1 का सामान था, पहले हम लोग को 60 रुपए मिल रहे थे, अब हमको 80 रुपए मिल रहे हैं, तो एक्सपोर्ट पे जो है हम लोग ज्यादा जोर जो है देंगे। इंपोर्ट हमारे लिए बहुत महंगा पड़ जाएगा इसके अंदर, है ना। तो हमेशा हम लोग ये जो है इसको डिसाइड करके चलते हैं कि ज्यादा भी जो है जो है यानी कि हम लोग कहते हैं कि इसके अंदर डी इन्फ्लेशन जो है वो नहीं होना चाहिए। एक स्टैंडर्ड जो है वैल्यू हमको मेंटेन करनी चाहिए। निर्यात के माध्यम से जब हम लोग एक्सपोर्ट को बढ़ा देंगे तो इससे हमारा रेवेन्यू जो है वो भी बढ़ेगा, और रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। इसके साथ में ही रीजनल जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, जैसे क्षेत्रीय स्तर पर निर्यात प्रोत्साहन की जो है सुविधा उसको प्रदान करना, ये भी इसका सिग्निफिकेंस हो सकता है। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो हमारी इसमें बढ़ेगी, लेन देन जो है, लेन देन की लागतें जो है वो कम हो जाएंगी। आप लोग देखते हैं कि हम लोग एक स्टेट से ही दूसरे स्टेट में अगर कोई प्रोडक्ट को भेजते हैं तो भी काफी सारे चार्जेस जो है वो लग जाते हैं। ऐसे ही अगर हम लोग दूसरे कंट्रीज के लिए बात करें तो बहुत ज्यादा जो है वो लागतें लगती हैं। उसको कम करने के लिए एक ट्रेड पॉलिसी जो है वो जरूर होनी चाहिए, और काफी फ्लेक्सिबल वो होनी चाहिए, लिबरल होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, डोमेस्टिक जो कंज्यूमर्स हैं इनके लिए क्या है, तो बेसिकली जब भी हम लोग फ्री ट्रेड की बात करते हैं तो लिबरलाइज जो है उसको सुविधा बना लिबरलाइज करके देश देश के अंदर, जैसे मान लीजिए कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर अगर मान लीजिए कि जो टैक्सेस वगैरह वो उसको कम कर देते हैं, तो जितना भी सामान की आवाजाही है उसको बढ़ने में मदद करती है, ठीक है। अब देखिए इसका आखिरकार टारगेट क्या है, क्या हम लोग करना चाहते हैं कि फ्री ट्रेड पॉलिसी 2023 के थ्रू हम लोग क्या करना चाहते हैं। बेसिकली जब भी हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करते हैं तो ग्लोबली हम लोग बात करते हैं कि वैश्विक बाजार के अंदर भारत के जितने प्रोडक्ट्स हैं उनको जो है वो बहुत ज्यादा सराहा जाए। आप लोग देखते हैं कि ग्लोबली जो है बहुत सारे प्रोडक्ट जो है इंडिया के वो पहुंचते हैं, लेकिन बहुत सारे डिफेक्ट भी आते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि पहले एमडीएच मसाला जब वो पहुंच गया था यूएसए के अंदर, यूएसए ने जांच की तो पाया कि इसके अंदर तो कोई बैक्टीरिया वगैरह है, पूरा का पूरा लॉट जो है वो कैंसिल हो गया था। उसके बाद कोई भी मसाला जो है पैक मसाला वो यूएसए पहुंचना बंद हो गया था। तो एक नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ता है अगर हम लोग क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं। इसीलिए वैश्विक बाजार में भारत को यह ध्यान रखने की जरूरत है कि हम लोग कभी भी क्वालिटी के साथ में जो है कॉम्प्रोमाइज नहीं करें, ठीक है। तो वैश्विक बाजार में बहुत ज्यादा कंपटीशन जो है वो बढ़ चुका है, वहां पर केवल क्वालिटी की डिमांड है। तो भारत का कुल निर्यात 760 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक जो है वो पहुंचने वाला है। इन्हीं के टारगेट्स के साथ में जो है हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जैसे हम लोग बात करें इंजीनियरिंग गुड्स की, फार्मास्यूटिकल्स की बात करें, टेक्सटाइल की बात करें, इनमें जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। जैसे हम लोग उत्तराखंड की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें, तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर ये जो स्टेट्स हैं वो हमेशा एक्सपोर्ट के अंदर आगे रहते हैं, ठीक है। फिर खास तौर पर बात है कि टू प्रमोट डिजिटल इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए एंड लेवरेज टेक्नोलॉजी जो है इसको एनहेंस करने के लिए कम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट, मतलब जो इंडियन एक्सपोर्ट्स हैं इसके अंदर बहुत ज्यादा जो है वो क्या बढ़ चुका है, कंपटीशन बढ़ चुका है। क्या करना पड़ेगा, कोई मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है वो एक्सपोर्ट करना चाहता है तो उसको प्रोडक्ट बनाने के लिए भी बहुत सारा पैसा की जरूरत है। उसको जो है कुछ लिबरल होने की जरूरत है, चाहे हम लोग टैक्स सिस्टम की बात करें या फिर कहीं किसी बैंक से वो क्लियरेंस ले रहा है, तो बहुत सारे स्टेजेस जो है वहां पर उसको छूट देने की बात जो है वो होनी चाहिए, तब जाकर ये क्या कर सकता है, उनको एक्सपोर्ट करता है। तो चार जो है वो इसके अंदर पिलर्स बताए गए हैं, है ना। चार पिलर जो है वो इसके अंदर बताए गए हैं। जैसे हम लोग बात करें कि एक्सपोर्टर्स है, स्टेट डिस्ट्रिक्ट्स है, इंडियन मिशंस, तो बेसिकली ये सब मिलकर जो है वो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। व्यापार में आसानी, लेन देन की लागत में कमी, और ई पहल मतलब इलेक्ट्रॉनिक इनिशिएटिव जो है, जैसे आप लोग देखते हैं कि ई पोर्टल्स बनाए गए हैं, वहां पर आप अपने माल को जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं, उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, या कंट्री टू कंट्री जो है वो भी आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। खास तौर पर अगर हम लोग देखें कि इमर्जिंग एरियाज जो हैं, जैसे ई कॉमर्स की हम लोग बात करें, तो ई कॉमर्स डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट्स एज एक्सपोर्ट्स हब, तो आप लोगों ने देखा होगा कि रिसेंटली पहल जो है वो राज्य के अंदर चल रही है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, मतलब किसी भी डिस्ट्रिक्ट का एक अगर प्रोडक्ट बेहतरीन है
उसको आगे लेके आइए, उसको डेवलप करेंगे और इस कदर डेवलप करेंगे कि आगे जाकर उसको एक्सपोर्ट भी कर सके। ठीक है। प्रीवियस अगर ट्रेड पॉलिसी की बात करें तो थोड़ी बहुत उसमें कमी थी, उस कमी के अंदर सुधार किया गया है। 2015 से लेकर 2020 तक वो चल रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे उसको सरल जो है वो बना दिया गया है। नीति ने, यानी कि ये जो पॉलिसी थी, उसने जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं एंड रिकॉग्नाइज सक्सेसफुल बिजनेस लीडर एज स्टेटस होल्डर, तो बेसिकली उसमें आप लोग देखते हैं कि SEZ, ये टर्म्स आप लोग देख रहे हैं, एक इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो बनाई जाती है, जहां पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना काफी इजी जो है वो रहता है। ठीक है। तो बेसिकली पहले की जो पॉलिसी थी उसको इस पॉलिसी के साथ में मर्ज भी कर दिया गया है, जो अच्छी अच्छी जो बेहतरीन इसके अंदर पॉलिसीज थी उसको इसके साथ में मर्ज कर दिया गया है। ठीक है। और निर्यात तक, यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है उस पे कोई भी मान लीजिए क्वालिटी है, कोई उनका कोई रिड्रेसल सिस्टम है, कोई भी प्रॉब्लम्स, कोई कंप्लेंट्स हैं, उनको इजीली जो है रिजॉल्व किया जाए, बहुत आसानी से, बहुत जल्दी रिजॉल्व किया जाए, ताकि वो अपने काम पर जो है वो ध्यान दे सके। ठीक है। साथ ही के अंदर अगर हम लोग बताएं कि नीति आयोग जो है वो उसने भी बहुत सारी पॉलिसी जो है वो रिसेंटली अभी जारी की थी इस चीज को लेकर। ठीक है। तो पॉलिसी जो है वो बहुत सारी बन रही हैं, बस खास तौर पर बात यह है कि जो ग्राउंड लेवल पर हम लोग को पॉलिसीज को बहुत बेहतरीन तरीके से लागू करने की जरूरत है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं FOIP की, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक जो है, ये बेसिकली जापान की एक नई योजना है। ठीक है। तो देखते हैं इसके बारे में क्या है। आपको पता होगा कि रिसेंटली G7 की समिट जो है वो भी जापान के अंदर कंडक्ट करवाई गई है। ठीक है। चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या है। तो भारत की अपनी यात्रा के दौरान जापानी PM ने FOIP के लिए जापान की नई योजना का अनावरण किया और जापान भारत विशेष रणनीतिक और विशेष साझेदारी को गहरा करने के विचारों में जो है आदान प्रदान किया है। देखिए बेसिकली जापान एक ऐसा कंट्री है जो हमेशा जितने भी अवसर आते हैं, मतलब कोई भी इवेंट होता है वहां पर कभी भी ये पीछे नहीं हटता है, इसलिए जापान बहुत जल्दी डेवलप करता है। कहते हैं कि किसी भी अवसर को भुनाने का अगर गुर अगर सीखा जाए, टेक्निक अगर सीखी जाए, तो वो जापान से सीखी जाए। तो जापान जो है वो इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर अपना दबदबा कायम करने के लिए और बेसिकली USA को टारगेट करने के लिए, क्योंकि आप लोग को पता है कि जापान और USA की दुश्मनी जो है, दुश्मनी बहुत पुरानी है, लेकिन दोस्ती भी जो है इनकी नई नहीं है। तो दोस्ती और दुश्मनी जो है वो दोनों इनके बीच में बनी हुई है। यह नियम आधारित आदेश को बनाए रखने और एक दूसरे को क्षेत्रीय, यानी कि रीजनल, जिसको हम लोग कहते हैं सॉवरेनिटी की बात करते हैं, इसका सम्मान करने की आवश्यकता पर बल देता है, ऐसे समय में जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय एक ऐतिहासिक मोड़ पर है। क्योंकि आप लोग को पता है कि यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर चल रहा है। इस समय देश जो है वो हमेशा ये देखना चाहते हैं कि कौन किसकी तरफ है। इसी दौर के अंदर जब ऐसी कोई भी स्कीम्स वगैरह आती हैं, कोई भी प्रोजेक्ट आता है, तो बेसिकली कहीं ना कहीं जो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर ये बहुत मायने रखता है। ठीक है। तो 4 पिलर्स ऑफ कॉर्पोरेशन अंडर द न्यू FOIP, तो शांति के सिद्धांत और समृद्धि के नियम, बेसिकली प्रिंसिपल्स ऑफ पीस एंड रूल्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी। ठीक है। तो फर्स्ट पिलर जो है वो इसी के बारे में बात करता है। फिर है एड्रेसिंग चैलेंजेस इन एन इंडो पैसिफिक वे, तो बेसिकली जो इंडो पैसिफिक है यहाँ पर चाइना भी जो है अपना दबदबा कायम करना चाहता है। जैसे मैंने आप लोगों को मैप में बताया कि चाइना जो है, चाइना, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया खुद भी जो है वो चाहता है कि इंडो पैसिफिक के अंदर जो है बिल्कुल एक संतुलन की स्थिति बनी रहे। ठीक है। चलिए इसके साथ में हम लोग देखें कि मल्टी लेयर कनेक्टिविटी, द 3 एरियाज आइडेंटिफाइड फॉर इंट्रोड्यूसिंग मोर सच प्रोजेक्ट्स आर साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया एंड साउथ पैसिफिक, पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज. Japan has made a new commitment of $100 million toward the Japan ASEAN Integration Fund. तो बेसिकली जापान आसियान एकीकरण कोष जो है इसके लिए 100 जो मिलियन डॉलर है ये भी इसके अंदर जमा किए गए हैं, ताकि इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर और आसियान के साथ में बेहतर विकल्प जो है और जो है ऑप्शन जो है वो खोज जा सके इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर। ठीक है। चलिए और हम लोग बात करें तो बेसिकली क्या होगा कि भारत बांग्लादेश आदि के सहयोग से बंगाल की खाड़ी पूर्वोत्तर भारत औद्योगिक मूल्य जो है श्रृंखला अवधारणा को जो है बढ़ावा देगा। समुद्र से हवा तक सुरक्षा और सुरक्षित उपयोग के प्रयासों का विस्तार जो है वो किया जाएगा। जापान अन्य देशों में समुद्री कानून प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमताओं को मजबूत करने में मदद करेगा। इनका उद्देश्य, यानी कि और भी जो है वो इनके कई उद्देश्य हैं, जैसे जापान आधिकारिक विकास सहायता ODA के, ODA की फुल फॉर्म क्या है, ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंट, जो है इसको लागू करेगा। जापान ने जो बेसिक स्ट्रक्चर विकास के लिए 2030 तक 75 जो अरब डॉलर है, इससे अधिक के सार्वजनिक, यानी कि जो पब्लिक और प्राइवेट जितना भी पैसा है इसको जुटाने की घोषणा भी की है। जापान को इस क्षेत्र में बहुत कुछ करने की जरूरत है। जापान अपने और साथ ही
जो रीजनल जिसको हम लोग कहते हैं सिक्योरिटी के लिए, किसी भी अप्रत्याशित खतरे के लिए खुद को तैयार जो है वो कर रहा है। मतलब बेसिकली बात यह है कि हर देश जो है वो अभी खुद को सिक्योर करने की कोशिश कर रहा है। जापान भी उसमें से एक है कि इंडो पैसिफिक रीजन में कल को कोई भी जो है वो पॉलिटिकल कोई हलचल होती है या वॉर की कंडीशंस होती हैं या कैसी भी कोई कंडीशंस होती हैं, उसके लिए जापान अपने आप को यहाँ पर तैयार कर सकता है। इस विचार को सुदृढ़ करने के लिए जापान कुछ नई पॉलिसीज लेके आ रहा है और उनमें से एक क्या है, FOIP है। तो इंडो पैसिफिक के अंदर जितने भी जियोपॉलिटिक्स की अगर हम लोग बात करें तो वो बहुत ज्यादा जो है वो काफी ज्यादा उलझ चुकी है और उसी से जो है उसको कंप्लीट करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए ही जापान जो है बहुत सारी पॉलिसीज सामने लेकर आ रहा है। हाल के वैश्विक विकास जो है इसके साथ FOIP अवधारणा को एक नया धक्का और गति देने की आवश्यकता है। मतलब FOIP जो है इसके अंदर इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर जापान और इंडिया मिलकर जो है वो बहुत कुछ जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो देखिए, अगर आप लोग जापान और इंडिया के रिलेशंस की बात करें तो ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा कि क्वाड कंट्री के अंदर जापान और इंडिया ऑलरेडी शामिल हैं। तो मतलब रिलेशन जो है वो काफी अच्छे हैं, कोई खराब रिलेशन जो है वो हमारे देशों के बीच में नहीं है। ठीक है, अब देखिए, ये चाहते हैं कि इंटरनेशनली एक ऐसी व्यवस्था कायम होनी चाहिए जहां पर बहुत सारे देश यानी कि इंडो पैसिफिक की जो कंट्री हैं वो काउंटर कर सके। बेसिकली यहाँ पर चाइना को जो है वो काउंटर करने की बात की जा रही है। विविध जो है यानी कि जैसे एम्बर्स डाइवर्स वॉइस एंड क्रिएट एन एटमोस्फियर टू कॉर्पोरेशन एंड कोलैबोरेशन। ठीक है, रूल मेकिंग थ्रू डायलॉग्स। तो बेसिकली संवाद के माध्यम से बहुत सारी बैठकें होती है, जैसे G7 हो गया, G20 हो गया, और रीजनल लेवल पर भी जो है बहुत सारी जो मीटिंग्स होती है इनको करवाकर इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर जियो पॉलिटिक्स को एक बैलेंस कंडीशन के अंदर पहुंचाया जा सके। ठीक है, चलिए। तो यूक्रेन संघर्ष में कुछ मतभेदों के बावजूद जापान आक्रामक चीनी गतिविधियों पर अपनी साझा चिंताओं को देखते हुए एशिया में भारत के सबसे करीबी दोस्तों में से एक जो है वो बना हुआ है। ठीक है, यह वास्तव में भारत और व्यापार जो है व्यापक क्षेत्र के लिए अच्छी खबर है। तो बेसिकली क्या है कि अगर कल को वॉर भी छिड़ता है तो जापान जो है वो इंडिया के साथ ही रहने वाला है, इंडिया का जो है साथ छोड़ेगा नहीं। इंडिया जो है वो बेसिकली भारत एक अपरिहार्य है, मतलब इंडिया इज एन अनडिस्पेंसिबल। ठीक है, तो भारत जो है वो हमेशा अपनी नीतियों पर कायम रहता है। हाँ, वो बात अलग है कि भारत जो है नॉन अलाइंड मूवमेंट जो है नाम, इसको हमेशा समर्थन करता रहा है। किसी भी कंट्री के साथ में इंडिया नहीं है, वो अपनी अलग ही पॉलिसीज के थ्रू चलता है। तो जापान ने FOIP की अवधारणा भारत प्रशांत महासागर पहल की भारत की अवधारणा की तरह है, जिसके 7 स्तंभ है। समुद्री सुरक्षा है, यानी कि मैरीटाइम सिक्योरिटी है, मैरीटाइम इकोलॉजी है, मैरीटाइम रिसोर्सेज हैं। ठीक है, तो ये तमाम जो है और भी इसके साथ में कई जो है स्तंभ जुड़े हुए हैं, लेकिन बेसिकली हम लोग बात ये करना चाहते हैं कि भारत और जापान मिलकर इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर जियो पॉलिटिक्स को बैलेंस करने के लिए बार बार जो है वो मीटिंग्स करते रहते हैं। आगे देखिए, 2022 से 2027 तक हमारे पास में जो है एक नया प्लान निकलकर सामने आया है, वो है नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान। ये उलझी हुई तारे, ये उलझे हुए सपने वो आप लोगों को सामने दिखाई दे रहे हैं। एक व्यक्ति जो है वो खड़ा होकर देख रहा है कि आखिरकार मुझे अगर लाइट इलेक्ट्रिसिटी ठीक करनी है तो मैं कैसे इसको ठीक करूं, कौन सी तार जो है वो इसमें खराब हो रही है, करे तो क्या करे। पीछे जो है यानी कि जस्ट सामने जो है वो आपको लाल किला जो है उसके कुछ प्राचीर यहाँ पर नजर आ रही होगी। आप आई थिंक आप लोग यहाँ से अंदाजा लगा चुके होंगे कि ये चांदनी चौक की वो तंग गलियां हैं जहां पर तार ही नहीं लोगों के सपने भी जो है वो आपस में उलझे हुए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक के बारे में कि नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान जो है वो क्या है। तो जो 2022 से लेकर 2027 तक नया प्लान जो है वो बनाया गया है। देश के बिजली क्षेत्र के योजनाकारों के लिए नया खाका जो है 22 से 27 के लिए पूरा का पूरा कंप्लीट जो है वो हो चुका है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी जो है उनके द्वारा क्रिएट ए नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान इन लाइन विद द नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। ये आप लोग याद कर लेना, ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, सबसे पहली बात, एक लॉन्ग टर्म गोल होते हैं, एक शॉर्ट टर्म गोल होते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म गोल जिसे हम लोग कहते हैं 5 साल का, शॉर्ट टर्म जो है वो 5 साल का हो गया, लॉन्ग टर्म हो गया 15 साल का। ठीक है, चलिए। तो इसमें आप लोग देख रहे हैं 22 से लेकर 27 तक है, तो ये 5 साल का है। तो शॉर्ट टर्म ये गोल जो है वो बनाए हैं, लेकिन आगे हम लोग चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म गोल के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाए। योजना क्षमता का विस्तार, आवश्यकता का विश्लेषण करें। मतलब सबसे पहले यह है कि हमको कितनी जो है इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, उसके अनुसार जो है प्लान को बनाया जाए और ये भी देखा जाए कि आखिरकार कि हम लोग कितने रिसोर्सेज को यहाँ पर यूज ले रहे हैं। खासतौर पर हम लोग ये भी चाह रहे हैं कि 2030 तक या 2027 तक 70 तक 2070 तक हम लोग कार्बन न्यूट्रलिटी को अचीव कर ले। कार्बन न्यूट्रलिटी का मीन्स ये होगा कि हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ पूरी तरीके से शिफ्ट हो जाएं,
जिससे हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन जो है वो काफी कम हो जाए। ठीक है, तो बेसिकली हम लोगों को रिसोर्सेज जो है उनको कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग ही जो है ये प्लान काम करेगा। पहली बार जो है वो 2007 के अंदर इलेक्ट्रिसिटी योजना जो है, इलेक्ट्रिसिटी प्लान जो है वो अनाउंस किया गया था। सेकंड टाइम जो है 2013 के अंदर, थर्ड टाइम जो है 2017 के अंदर, और फोर्थ ये जो आप लोग देख रहे हैं 2022 से 2027 तक अब ये जो प्लान है वो चलने वाला है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि कोल का बड़ा जो है प्रॉब्लम रहता है, ब्लैकआउट हो जाता है। ब्लैकआउट मीन जैसे पूरी की पूरी यूपी में जो है लाइट चली गई है, पूरे के पूरे जो है राजस्थान में लाइट चली गई है, मध्य प्रदेश में चली गई है, बिहार में चली गई है। वो तभी होता है जब कोयला जो है, कोल जो है उसकी कमी हो जाती है और इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। तो अब इससे निपटने के लिए ये भी इसमें बताया गया कि हम लोगों को धीरे धीरे जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट भी होना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए कि अभी वर्तमान में 2031-32 तक 28 गीगावाट की अतिरिक्त कोयला आधारित क्षमता की आवश्यकता है, जो वर्तमान में 25 गीगावाट की कोयला आधारित क्षमता की अतिरिक्त है। मतलब अगर अगर हम लोग 2021, 31 और 32 तक हम लोग देखें तो 28 गीगावाट जो है इसकी हमको जरूरत पड़ेगी, जो कि वर्तमान में कितनी है, 25 गीगावाट है। ठीक है, कोयले से चलने वाले जो जितने भी बिजली के संयंत्र हैं, प्लांट जो है, उनका लोड फैक्टर आप लोग देख सकते हैं 55% से 62%। मतलब अब जनसंख्या तो बढ़ ही चुकी है, जनसंख्या जो है इंडिया की बढ़ चुकी है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो अब इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन भी होगा। तो 2031-32 तक 62% जो है वो इसमें इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। मतलब हमको अब रिसोर्सेज जो हैं उनको बढ़ाना पड़ेगा। अब रिसोर्सेज कैसे बढ़ेंगे, रिसोर्सेज तो बढ़ नहीं सकते, हम लोगों को एनर्जी सेक्टर के अंदर दूसरी जो है उन विकल्प को खोजना पड़ेगा। ठीक है, the focus earlier was almost entirely on renewable energy for incremental capacity addition, and fresh coal-fired capacity was virtually ruled out। तो बेसिकली क्या है कि रिन्यूएबल एनर्जी जो है इसकी तरफ हमको ध्यान केंद्रित जो है वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जब ग्लासगो के अंदर सबमिट हुई थी, ठीक है, कॉप 25 जो है, कॉप 26 जब हुई थी, तो वहां पर मोदी जी ने कहा भी था कि 2070 तक हम लोग कार्बन न्यूट्रलिटी जो है इसको अपना लेंगे। ओके, फिर नवीकरण ऊर्जा जो है इसके लिए भी अब बहुत सारा जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। रिन्यूएबल एनर्जी के लिए बहुत एक्सपेंडिचर इसके अंदर होता है, और खास बात यह है कि जितनी भी सोलर सिस्टम्स होते हैं इनको हम लोग इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं, हम लोगों को बाहर से इसको इंपोर्ट करना पड़ता है और यहाँ पर असेंबल जो है हम लोग इसको करते हैं। ठीक है, और कोई भी जैसे सोलर पैनल वगैरह है उसकी लाइफ स्पान जो है वो 30 साल की होती है, 30 साल के बाद में उसको चेंज करना पड़ता है। लेकिन जब हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो दूसरे देश जो है जैसे यूएसए वगैरह है ना, तो वो क्या करते हैं कि 10-15 साल इसका इस्तेमाल करेंगे, बाकी 15 साल के लिए फिर इंडिया में भेज देते हैं। और प्रॉब्लम फिर क्या आती है, इसके डंपिंग को लेकर आती है कि ये जो कचरा है, जो 30 साल यूज हो चुका है, 30 साल जो है प्रोडक्ट यूज हो चुका है, इसको आखिरकार डंप कहां पर किया जाए। ओके, तो नवीकरणीय ऊर्जा बहुल ग्रिड अवसंरचना के प्रबंधन के संबंध में अनिश्चितता, उदाहरण के लिए जल विद्युत और शून्य जड़ता वाले सौर जनरेटर के धीमे विकास के कारण ग्रिड को स्थिरता प्रदान करने वाली जड़ता जो है वो कम हो रही है। ठीक है, तो अब जो है बेसिकली हमको किस पे बढ़ना पड़ेगा, हमको रिन्यूएबल एनर्जी जो है इसकी तरफ बढ़ना पड़ेगा। तो बैटरी भंडारण के विकास के लिए अपर्याप्त जो है वो धन हमारे पास में है। जैसे आप लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक कार वगैरह हम लोग यूज करते हैं, तो उनकी बैटरी जो है, उनकी बैटरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए बनी हुई है कि आखिरकार लिथियम आयन जो बैटरी है, आखिरकार इसके अंदर स्टोरेज कैपेसिटी को कैसे इंक्रीज किया जाए। ठीक है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही जो है वो हमारे पास में ये बनी हुई है। लेकिन आप लोगों को पता होगा कि जम्मू एंड कश्मीर और राजस्थान के नागौर के अंदर, डीडवाना में, वहां पर जो है वो लिथियम के बहुत बड़े भंडार पाए गए हैं। ये हमारे इंपोर्ट को भी बहुत काफी हद तक कम भी कर देगा। ठीक है, तो लिथियम वगैरह जैसे चाइना जो है, चाइना की हम लोग बात करें या फिर हम लोग बात करें कि जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं वो बहुत सारा लिथियम प्रोडक्शन करती हैं, वहीं से जो है इंपोर्ट किया जाता है। थोड़ा सा इंपोर्ट जो है वो अब हमारा कम हो जाएगा, इससे हम लोग बैटरीज बना पाएंगे और एनर्जी स्टोर जो है उसको भी काफी हद तक हम लोग कर पाएंगे। ठीक है, अगर हम लोग हाइब्रिड मॉडल की तरफ बढ़ते हैं तो हाइब्रिड मॉडल के अंदर हम लोग सोलर एनर्जी के साथ साथ हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन जो है उस पर भी ध्यान देंगे। इससे क्या होगा, जैसे आप लोगों ने कोई कार देखी होगी, हाइब्रिड कार होती हैं जो कि डीजल पर भी चलती हैं और फिर इलेक्ट्रिकल भी चलती हैं। ठीक है, तो जैसे क्या होता है कि कुछ देर जो है वो डीजल पर चलेगी, बैटरी चार्ज हो जाएगी, फिर वो बैटरी के ऊपर शिफ्ट हो जाती है। वैसे हम लोग को जो है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी करना पड़ेगा कि कुछ देर जो है वो जैसे मान लीजिए किसी भी घर की जो लाइटें हैं वो पहले किस पर चले, एक इलेक्ट्रिसिटी पर चले, है ना। इलेक्ट्रिसिटी मतलब जो बाहर जो पावर प्लांट से आ रही है, ठीक है, और फिर वो अचानक जो है वो किस पे शिफ्ट हो जाए, सोलर पर जो है उसकी एनर्जी पर शिफ्ट हो जाए। तो हाइब्रिड मॉडल की तरफ जो है वो भी हम लोगों को बढ़ना पड़ेगा। और भी कई सारे हमारे पास में वेज हैं, उसको हम लोग को अपनाना पड़ेगा। फिर है द वाटर बेस्ड सिस्टम
इन दिस सिस्टम वाटर इज रेज्ड टू द रिजर्वियर ड्यूरिंग चार्जेस एंड व्हेन इट इज डिस्चार्ज इट प्रोड्यूस एनर्जी। तो बेसिकली इन प्रणालियों में चार्जिंग के दौरान जलाशय में पानी उठाया जाता है और डिस्चार्ज किया जाता है और ऊर्जा पैदा होती है। आप लोग जानते हैं कि जितने भी बड़े बड़े डैम्स हैं वहां से वाटर एनर्जी जो है उसको उससे जो है वो क्या किया जाता है, एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। ठीक है, अब देखिए हम लोग जब वाटर साइकिल के बारे में बात करते हैं तो पानी जो है, एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आप लोग को समझाता हूं कि पानी जितने भी महासागर हैं, ओशियंस हैं, वहां पर वेपोराइज होकर ऊपर उड़ता है, बादल बनते हैं, बादल से बारिश होती है, नदियों में पानी आता है, नदियां वापस से जो है महासागर में आकर मिल जाती है। ये वाटर साइकिल एक शॉर्ट के अंदर। जब भी ये पूरा साइकिल होता है तो लगभग 6% के आसपास में ड्यू टू वेपोराइजेशन पानी जो है उसकी हानि होती ही होती है ना। तो अब बेसिकली क्या है कि हमारे पास में एक तो स्टोरेज बहुत कम है, स्टोरेज के साथ में हमारे पास में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम लोग जो है वो मैक्सिमम स्टोर कर सके उस इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, कंजप्शन जो है वो हमारे पास में ज्यादा है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 31 मार्च 2022 तक की कैपेसिटी को हम लोग देख सकते हैं कि ऑल इंस्टॉल कैपेसिटी जो है 31 मार्च 2022 तक की सोलर की अगर हम लोग बात करें तो आप लोग देख सकते हैं कि 53,900 जो है, यानी कि अगर इसको पूरा कन्वर्ट करें तो हम लोग कह सकते हैं कि 53 जो है गीगावाट है ना, 53 गीगावाट जो है, इसको हम लोग यहाँ पर जो है देख सकते हैं। टोटल की अगर हम लोग बात करें कि इंस्टॉल कितनी एनर्जी है हमारे पास में, तो वो है 1,56,607 मेगावाट जो है ये हमारे पास में स्टोरेज कैपेसिटी। इसके अंदर विंड भी काउंट हो जाएगा, इसके अंदर बायोमास भी काउंट होगा, इसमें स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट जो है वो भी काम होंगे, काउंट होंगे, और लार्ज जो है वो भी इसके अंदर काउंट हो जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग को एक इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी की तरफ बढ़ना पड़ेगा, जिसमें खासतौर पर हाइब्रिड की तरफ हम लोग को बढ़ना पड़ेगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। ये जो टाइगर है वो आप लोगों की तरफ घूर कर देख रहा है, घबराइए मत। ठीक है स्टडी ग्लोस के एजुकेटर्स आप लोग के साथ में हैं। तो भारत ने प्रोजेक्ट टाइगर जो है इसके 50 साल जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। 50 साल कैसे कंप्लीट कर लिए हैं? आप लोग को पता होगा कि प्रोजेक्ट टाइगर, यानी कि हम लोग टाइगर को बचाना चाहते हैं। टाइगर की संख्या जो है वो भी हमारे पास में लिमिटेड है। लॉयंस केवल इंडिया के अंदर गिर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं और कहीं भी लॉयन नहीं है। और टाइगर जो है वो लगभग लगभग हर स्टेट में टाइगर देखने को ही मिलते हैं, है ना। जैसे हम लोग बात करें खास तौर पर मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर्स हैं, उसके बाद में फिर राजस्थान में भी हैं, यूपी में भी हैं, बहुत सारे टाइगर जो है वो देखने को मिलते हैं। लगभग जो है ये पूरी की पूरी संख्या जो है वो 3,500 के आसपास में पहुंच चुकी है। तो भारत सरकार 9 अप्रैल को मैसूर कर्नाटक में 3 दिवसीय आयोजन के साथ आधिकारिक तौर पर प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष जो है वो कंप्लीट कर लिए। तो पहली बार 1973 में 1 अप्रैल 1973 को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में ये जो है वो शुरू की गई थी। ये आप लोग जरूर याद रखना, 50 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं, इस डेट को आप लोग जरूर याद रखना, 1 अप्रैल 1973। और जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है वहां से इसको शुरू किया गया था। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है यानी कि बेसिकली ये आईयूसीएन की एंडेंजर लिस्ट के अंदर जो है वो शामिल होता है, आईयूसीएन की एंडेंजर लिस्ट के अंदर जो है वो शामिल होता है। और इंडिया विल ऑफिशियली मार्क द 50 ईयर्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर ऑन 9 अप्रैल 2023। तो 9 अप्रैल 2023 को जो है वो उसके 50 साल कंप्लीट हो चुके हैं। वर्ल्ड टाइगर डे जो है वो हम लोग 29 जुलाई को मनाते हैं। 29 जुलाई को जो है वर्ल्ड टाइगर डे जो है वो मनाया जाता है। अगर हम लोग नंबर्स की बात करें तो सबसे ज्यादा जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर 526 जो है वो टाइगर्स पाए जाते हैं। अगर इंडिया की बात करें तो 2967 एक ऑफिशियल नंबर जो है वो आप लोग को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व जो है वो है कौन सा? नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है, आंध्र प्रदेश के अंदर वो सबसे बड़ा है। सबसे छोटा जो है वो बोर टाइगर रिजर्व है, महाराष्ट्र के अंदर। हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ टाइगर जो है वो कहां पर है, मतलब कम एरिया के अंदर ज्यादा टाइगर्स कहां पर रहते हैं? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर रहते हैं। कई इनकी जो है स्पीसीज है, जैसे हम लोग बात करते हैं कैस्पियन जो है टाइगर है, जावान टाइगर है, बाली टाइगर है। भारत के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि बंगाल टाइगर मिलता है, अमूर टाइगर जो है ये बेसिकली क्या है, हमारे इंडिया के अंदर भी मिलता है बंगाल टाइगर। ठीक है, चलिए। तो अब इनका क्या है कि हमारे सामने सबसे बड़ी चैलेंज है कि पोचिंग है। पोचिंग मतलब अवैध शिकार जो है इनका होता है। तो आप लोग देखते हैं कि कई बार राजस्थान के अंदर सरिस्का के अंदर, या फिर हम लोग जाते हैं कूनो नेशनल पार्क के अंदर, तो बहुत सारे ऐसे अवैध शिकार के कई जो है घटनाक्रम हमको सामने देखने को मिलते हैं। अभी भी जो है इन पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा है। रोजाना कोई ना कोई घटना जो है वो देखने को मिलती है कि आज किसी ना किसी जानवर का अवैध शिकार हो रहा है। हाँ, टाइगर जो है, टाइगर्स के बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी जो है वो काफी बार न्यूज में हम लोग देख सकते हैं। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन एक्ट जो है उसके तहत 1059 टाइगर जो है अब तक उनकी डेथ हो चुकी है पिछले 10 सालों के अंदर। ठीक है, मोस्ट इन और मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा हुए हैं। तो मध्य प्रदेश के अंदर ये घटनाक्रम जो है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। फिर है कॉन्फ्लिक्ट विथ FRA 2006। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि एक एक्ट है फॉरेस्ट राइट एक्ट, इसके साथ में भी कई सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं।
क्योंकि 2006 के अंदर बनाया गया था। जैसे जो वन के अंदर रहने वाले लोग हैं, अब उनको कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करें कि वो शिकारी है या वहां पर रहने वाले लोग हैं। हो सकता है कि वही शिकार करते हो। तो ये कॉन्फ्लिक्ट करता है कि या तो उनको उस जो है उस रिजर्व से बाहर जो है वो जो है बाहर निकाल के कहीं वापस से उनको जो है रिहेबिलिट किया जाए, ठीक है, या फिर उनको वहां पर रहने दिया जाए। तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट जो है वो यहाँ पर बन के आते हैं। बाहरी टाइगर रिजर्व में पर्याप्त सुरक्षा का अभाव है, ठीक है। जैसे हम लोग देखते हैं कि आउटसाइड टाइगर रिजर्व जो है उसमें भी बहुत सारा जो है वो कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 29% बाघ जो है वो कोर जोन के बाहर रहते हैं। कोर एरिया वो होता है जहां पर हाई डेंस टाइगर जो है वो पाए जाते हैं। उसके बाहर भी टाइगर्स अगर देखें तो लगभग 29% बाघ जो है टाइगर्स वो उसके बाहर भी रहते हैं। और दूसरा हम लोग बात करें मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स की, तो ये तो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। और ज्यादातर घटनाएं जो है वो एलिफेंट और मैन एलिफेंट के बीच में आती है ना, मैन एंड एलिफेंट के बीच में ज्यादा घटनाएं देखने को मिलती है जब भी हम लोग कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर टाइगर और मैन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो आप लोग को पता है कि मैक्सिमम टाइम जो है वो इंसान ही जीतता है, क्योंकि इंसान जो है वो एक बौद्धिक जीव है ना, अपने दिमाग से इस्तेमाल करता है और उसका शिकार कर लेता है अपने केवल और केवल स्वार्थ के लिए, ठीक है। तो 2001 से 2016 तक 1065 मामले जो है वो दर्ज किए गए थे, जिसमें जो है दोनों पक्षों की चोटें, यानी कि यहाँ तक भी जैसे टाइगर है इसकी भी मौत हो रही है, जो उसका शिकार कर रहे हैं उनकी भी मौत हो रही है। तो कंक्लूजन की अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली इसमें पूरी तरीके से एनवायरमेंटल सिस्टम को बैलेंस करने के लिए भागीदारी की जरूरत है, पार्टनरशिप की जरूरत है। पार्टनरशिप कैसे कि वहां पर जो आदिवासी समूह रहते हैं या जो भी लोग उस जंगल के अंदर रहते हैं उनसे जो है टाई अप किया जाए। उनको उनको ही जो है कहते हैं कि बेसिकली सबसे पहले तो ये सुनिश्चित किया जाए कि वहां पे रहने वाले लोग जो हैं वो ही तो शिकार नहीं कर रहे हैं। वो नहीं कर रहे हैं तो उनको फिर वहां पर जो है वो सेफ्टी के लिए तैनात कर दिया जाए कि आप जो है इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो जैसे मिश्मी जनजातियां हैं अरुणाचल प्रदेश के अंदर, इदू मिश्मी है, बहुत सारी जनजातियां ऐसी हैं जो कि वहां पर रहती हैं, लेकिन फिर भी जो है उनको संरक्षण का हम लोग एक जो है एक मॉडल उनको बनाकर दे सकते हैं। चलिए आप लोग मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, दीपक इंद्रा ऑफिशियल। जितने भी लेक्चर्स के नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को मिल जाते हैं। एमसीक्यू जो है उनकी भी प्रैक्टिस आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर। आप लोग मुझे जरूर बताइएगा सेशन आप लोगों को कैसा लगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद। और स्टडी ग्लोव्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, है ना। आपका एक सब्सक्रिप्शन जो है वो हमारे लिए ताकत बन जाता है। जल्दी से आप लोग स्टडी ग्लोव्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।